लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती। असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध, उसके सरोकार और उसकी जीवन दृष्टि। यह सूत्र वाक्य है नई कहानी की सिद्धहस्त कथाकार मन्नू भंडारी जी का। मन्नू भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भानपुरा गांव में हुआ था। इनके पिता श्री सुख संपत्ति राय भंडारी सुप्रसिद्ध समाज सेवक थे और माता जी इनकी जो थी अनूप कुमारी जी बहुत ही सहनशील, उदार और धार्मिक महिला थी। मन्नू भंडारी जी के बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। लेखन के लिए इन्होंने मन्नू भंडारी नाम का चयन किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर में हुई और इंटर की जो परीक्षा है इन्होंने अजमेर कॉलेज से ही दी और हिंदी से एमए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया। सन 1959 में सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव जी से इनका विवाह हुआ। वालीगंज शिक्षा सदन कलकत्ता में 9 वर्ष तक शिक्षकीय कार्य करते हुए मन्नू भंडारी जी ने कीर्तिमान स्थापित किया। सन 1961 में रानी बिरला कॉलेज कलकत्ता में प्राध्यापिका हुई और इसके बाद उन्होंने वर्षों तक मरीडा हाउस दिल्ली में प्राध्यापिका के पद पर कार्य किया। सन 1991 में अवकाश प्राप्त करने के बाद 2 वर्षों तक उज्जैन में, मतलब 1992 से 1994 तक प्रेमचंद सृजन पीठ की निर्देशिका रहीं। आप उपन्यासकार, कथाकार, नाटककार, आत्मकथा लेखिका और पटकथा लेखिका के रूप में हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं। आपके उपन्यास जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, कलवा आदि। एक उपन्यास और बहुत प्रसिद्ध हुआ इनका 1 इंच मुस्कान, जो इन्होंने राजेंद्र यादव जी के साथ लिखा है। कहानी संकलन में 1 प्लेट सैलाब और मैं हार गई और 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ और नाट्य जगत में भी बिना दीवारों का घर इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। आत्मकथा के क्षेत्र में भी इनकी लेखनी चली है। यह कहानी यह भी, और दूसरा है सवा सेर गेहूँ। और आपके साहित्य जगत में प्रदेय को देखते हुए महाभोज पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता, कला कुंज सम्मान नई दिल्ली और व्यास सम्मान बिहार राज्य भाषा परिषद। इस तरह से मन्नू भंडारी जी अनेक अलंकरणों से अलंकृत रचनाकार हैं। मन्नू भंडारी जी हिंदी जगत में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था। नई कहानी आंदोलन यानी 6वें दशक में जो नया मोड़ आया उसमें मन्नू जी का विशेष योगदान रहा। इनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियां एक विशेष अंदाज में
अभिव्यक्त हुई हैं। उन्होंने आक्रोश, व्यंग्य और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार देकर अपनी कहानियाँ लिखीं, अपने उपन्यास लिखे और वही संवेदना इनकी पटकथा में भी दिखाई देती है। वह चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो या पटकथा ही क्यों न हो। रजनी मन्नू भंडारी जी की सुप्रसिद्ध पटकथा है। प्रश्न यह उठता है कि पटकथा है क्या? आपने गद्य की अनेक विधाएं पढ़ी हैं, निबंध है, आत्मकथा है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, कहानी है, रेखाचित्र है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है, लेकिन ये पटकथा क्या है? वास्तव में पटकथा किसी फिल्म या दूरदर्शन कार्यक्रम के लिए पटकथा लेखक द्वारा लिखा गया एक विस्तृत ब्यौरा होता है। इसे अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहते हैं। जब तक साहित्य कहानी की विधा में होता है तब तक केवल पठनीय होता है, किंतु उसे जैसे ही पर्दे पर लाने की कोशिश की जाती है तब उस कहानी में दृश्यात्मक तथ्यों को वास्तविक रूप में दिखाने के लिए पटकथा की जरूरत पड़ती है। पटकथा शब्द दो शब्दों से बना है, पट और कथा। पट का अर्थ होता है पर्दा और कथा का अर्थ है कहानी। जो छोटे यानी दूरदर्शन या पर्दे यानी फिल्म पर किसी पर भी दिखाई जाए पटकथा कहलाती है। पटकथा लेखक सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं पत्रकार मनोहर श्याम जोशी ने कहा है कि पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी गई कथा है। कहानी के चलचित्र की भाषा में ढालना ही पटकथा है। पटकथा के जो ये अंग हैं, जैसे पात्र, नायक और प्रतिनायक, इसमें द्वंद्व फिर समाधान होता है और अलग अलग घटना स्थल होते हैं। अनेक दृश्य भी हो सकते हैं। नाटक के दृश्य लंबे होते हैं और पटकथा फिल्म के छोटे छोटे होते हैं। पटकथा लेखन की मूल इकाई दृश्य होती है। पटकथा अनेक दृश्यों में विभाजित होती है। रजनी पाठ रजनी धारावाहिक की एक कड़ी है। रजनी पिछली सदी के 9वें दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। यह वह समय था जब हम लोग बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे, तो वास चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र थी रजनी। हर कड़ी में यह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनैतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। यह अंश भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। अब आइए देखें इस पटकथा में पात्र कौन कौन से हैं। जैसे रजनी, ये इसकी महानायिका है, नायिका है। लीला, अमित हेडमास्टर, रजनी के पति, चपरासी, निर्देशक यानी डायरेक्टर और संपादक। बच्चों, मन्नू भंडारी द्वारा सृजित रजनी नाटक को देखने के लिए चलते हैं प्रथम दृश्य में। बच्चों, हम लीला के मकान में हैं। इस दृश्य में 3 पात्र हैं। लीला, लीला का बेटा अमित और लीला की सहेली रजनी है। लीला रसोई में है। अभी थोड़ी देर में लीला की सहेली रजनी
आने वाली है। लीला और रजनी को आज बाजार जो जाना है। लगता है रजनी आ गई है। लीला दरवाज़ा खोलने आ रही है। वह दरवाज़ा खोलती है और लीला रजनी को बताती है आज अमित का रिजल्ट आने वाला है, इसीलिए वह मिठाई बना रही है। अरे वाह, तब तो मैं भी मिठाई खाकर ही जाऊंगी। लगता है अमित रिजल्ट लेकर आ गया है। अमित को बाहों में भरने के लिए लीला और रजनी आगे बढ़ती हैं। रजनी बधाई देती है, कांग्रेचुलेशंस अमित। अमित का चेहरा उतरा हुआ है, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं। बहुत दुखी मन से वह थैले से रिजल्ट निकालकर माँ लीला की ओर फेंकते हुए कहता है, मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ। अमित को मात्र 72 अंक मिले हैं। लीला कहती है कि तूने तो सारे सवाल ठीक किए थे। रजनी रिजल्ट देखती है। दूसरे विषयों में उसे 86, 80, 88, 82, 90 अंक मिले हैं। सबसे कम अंक गणित में है, मात्र 72 अंक मिले हैं। अमित गुस्से से देखता है, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार बार कहते थे ट्यूशन कर लो, ट्यूशन कर लो, वरना फिर बाद में मत रोना। लीला कहती है, यह तो अंधेर गर्दी है। रजनी की बाहों में एकाएक बल पड़ जाते हैं। वह अमित को समझाती है, रो मत, जो पूछती हूं उसका जवाब देना। तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पेपर ठीक किया था? अमित स्वीकृति में सिर हिलाता है। हमको आते थे सारे सवाल। मैथ्स के सर हैं कौन? मिस्टर पाठक। कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? 22। लीला बीच में कहती है, हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे। इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद भी कहते थे ट्यूशन लो। रजनी सारी बातों की जांच करती है। अमित अपनी मां पर ट्यूशन न कराने का दोषारोपण करता है। रजनी उसे समझाती है, तो मम्मी से नहीं सर से जाकर लड़। दोनों शिकंजी पीते हैं। रजनी कुछ सोचती है, शिकंजी समाप्त करते हुए कहती है, कल आप 9 बजे तैयार रहिए अमित साहब, आपके स्कूल चलना है। इतना सुनते ही अमित डर जाता है, रजनी को जाने से रोकता है। लीला भी डर जाती है, कहीं अगले साल वे अमित को ज़्यादा तंग न करें। मत जाओ, यानी कि वे लोग जोर जुलूम ज़्यादती करते रहें, हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं। रजनी अगले दिन स्कूल जाने का मन बना लेती है। वह दनदनाती हुई अपने घर चली जाती है। लीला चिंता करने लगती है, अब यह रजनी कोई मुसीबत न खड़ी कर ले। बच्चों, हम नाटक के दूसरे दृश्य में विद्यालय के हेडमास्टर के कक्ष में हैं। इस दृश्य में 3 पात्र हैं, हेडमास्टर,
रजनी और चपरासी। रजनी हेडमास्टर से मिलने के लिए चपरासी को पर्ची भेजती है। हेडमास्टर कुछ क्षण उस पर्ची को देखता है और फिर बुलाने के लिए कहता है। हेडमास्टर के कक्ष में रजनी घुसती है और उनसे नमस्कार करती है। बैठिए, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ, ईयरली एग्जाम की, कल ही जिसका रिजल्ट निकला है। सॉरी मैडम, ईयरली एग्जाम्स की कॉपियाँ तो हम लोग नहीं दिखाते। जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी, तो गलती एग्जामिनर की है या अमित की? आप भी कमाल करती हैं। बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे, हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर ठीक किया है, बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कॉपियाँ दिखाने लग जाएं तो पेरेंट्स की भीड़ लग जाएगी। इसीलिए तो ईयरली एग्जाम की कॉपियाँ न दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में। देखिए, आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता रहा है। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है। कॉपी देखकर मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के। हेडमास्टर नियम न तोड़ने की बात करते हैं। वे रजनी को समय बर्बाद न करने की चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तब रजनी व्यंग से कहती है, नियम? यानी आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है। व्हाट डू यू मीन? आई मीन व्हाट आई से। नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है, किसी विषय में फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वो ट्यूशन ले। यह कौन सा नियम है आपके स्कूल का? हेडमास्टर ट्यूशन टीचर्स और स्टूडेंट्स का आपसी मामला है, इसमें वो असमर्थता व्यक्त करता है। इसमें स्कूल कुछ नहीं कर सकता। रजनी कहती है, यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दीजिए। हेडमास्टर रजनी को बाहर जाने के लिए कहता है। इस पर रजनी कहती है, बाहर कीजिए इन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का यह घिनौना रैकेट चला रखा है। आप तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूंगी, देखिएगा आप। बच्चों, यह नाटक का तीसरा दृश्य है। हम रजनी के फ्लैट में हैं। इसमें 2 पात्र हैं, रजनी और उसके पति। रजनी दिन भर विद्यालय में चक्कर काटने के बाद अपने फ्लैट में पहुंचती है। उसके पति भी कुछ देर बाद घर लौटते हैं। घर लौटने पर उसके पति जो है उससे चर्चा करते हैं कि भाई आज दिन भर मैंने फ़ोन किया और किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो रजनी जो है कहती है कि मैं भाई चाय बना के ला रही हूँ, हम दोनों बैठ करके और चाय पिएंगे और चाय के समय ये सारी चर्चा जो है हो जाएगी। रजनी चाय बना कर लाती है और वो पूरी घटना जो हेडमास्टर के साथ घटी होती है वह अपने पति को बताती है। और बताते बताते वह कहती है कि आज बोलती बंद कर दी हेडमास्टर साहब की, जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगी। पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को? अच्छा, मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए इससे क्या परेशानी हो गई? आगे उसका पति समझाता है
कि देखो तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है, अभी वो स्कूल जाने लायक नहीं है। जब इस तरह की बात सुनती है तो रजनी एकदम भड़क जाती है और वह अपने पद से चर्चा के दौरान कहती है कि अमित हो या कोई भी बच्चा हो जो स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ क्या आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? जो ट्यूशन के शिकार हो रहे हैं, शोषण के शिकार हो रहे हैं, तब उसका पति जो है बीच में ही उसे टोक देता है कि क्या तुमने पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है? तब रजनी यह कहती है कि मुझे गुस्सा मत दिलाना भाई, गलती करने वाला तो गुनहगार होता ही है और जो गलती को बर्दाश्त करता है वह उससे बड़ा गुनहगार होता है। चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और शोषण फैला हुआ है और तुम्ही लोगों के जैसे लोग जो छोटे छोटे गुनाह को भी स्वीकार कर लेते हैं और करने वाला जो है आगे चल कर के बड़ा गुनाह करता है, इसीलिए देश में अन्याय बढ़ता जा रहा है। ऐसा कहते कहते वो दूसरे कमरे में चली जाती है। बच्चों, यह रजनी नाटक का चौथा दृश्य है। इसमें पात्र हैं रजनी, चपरासी और निदेशक। रजनी निदेशक के कक्ष के पास पहुंचकर अपनी पर्ची चपरासी को देती है और साहब से मिलने की प्रतीक्षा करती है और कई लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा करते करते रजनी ऊब जाती है। तब वह चपरासी से कहती है, भाई तुम्हारे जो साहब हैं कब तक बुलाएंगे? चपरासी बताता है कि साहब व्यस्त हैं और अभी बुलाएंगे, घंटी बजाएंगे तो आप जाएंगी। इतने में एक व्यक्ति आता है और अपनी पर्ची के साथ 5 रुपए का नोट चपरासी को देता है। चपरासी खुशी खुशी उसे लेकर साहब के भीतर पहुंच जाता है, साहब के कक्ष में, और अपना काम करने के बाद वापस लौट आता है। रजनी भीतर जाने की कोशिश करती है, चपरासी उसे रोकता है परंतु वो नहीं मानती। भीतर निदेशक के कमरे में पहुंच जाती है। निदेशक रजनी को देखकर हड़बड़ा जाता है और कहता है, आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए। पर वो बताती हैं कि स्लिप तो आपके चपरासी को 1 घंटे पूर्व ही मैं दे चुकी हूँ। तब निदेशक कहता है, कहिए। तो रजनी कहती है, देखिए मैं स्कूलों, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशंस के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। निदेशक कहता है, कहिए आप क्या जानना चाहती हैं? जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। जी हाँ, देता है। बोर्ड का काम ही है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करे। इट्स आवर ड्यूटी मैडम। जब इतनी बड़ी एड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा ऐसे स्कूलों पर। ऑफ कोर्स, बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मानने होते हैं। स्कूल मानते भी हैं। सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर्स के एग्जाम बोर्ड कंडक्ट करता है। रजनी निदेशक के चेहरे पर नज़र गड़ाकर कहती है, स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशन्स का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशन्स क्या, बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? निदेशक बहुत ही सहज भाव से जवाब देते हैं,
इसमें धंधे की क्या बात है? जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तो उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न लें, ट्यूशन किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं। बच्चा कमज़ोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार। इसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोसता रहता है, ट्यूशन लो वरना पछताएगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप को जरूरी नहीं लगता, वे ट्यूशन नहीं लगवाते। रजनी कहती है, जानते हैं क्या हुआ? मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद उसे मात्र 72 नंबर मिलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके टीचर के बार बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली। वेरी सैड। हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ। क्या खूब आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए और हेडमास्टर कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको, आपके बोर्ड को। लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। यानी शिकायत करने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपके बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। कैसी बात करती हैं आप? इतने इम्पॉर्टेंट मैटर रहते हैं कि हम लोगों के पास कि अभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर चुके हैं हमने। ओह, इम्पॉर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली। अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छनकर गड्ढे में चली जाएगी। निदेशक सुनकर गुस्से में आ जाता है। आप ही पहली महिला हैं और हो सकता है आखिरी भी जो इस तरह की शिकायत लेकर आई हैं। तो ठीक है, तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर लगवा दूंगी। रजनी ऐसा कहकर झटके से बाहर चली जाती है। निदेशक देखता रहता है। वह रास्ते में ही कुछ लोगों को फ़ोन करती है। कुछ महिलाओं को लेकर के कई माता पिता से जाकर के वो मिलती है और चर्चा करती है। माँ बाप से मिलकर उन्हें समझाती है। बच्चों, अब हम अगले दृश्य में अखबार के दफ्तर में संपादक की कक्ष में होंगे। बच्चों, यह रजनी नाटक का 5वां दृश्य है। इसमें पात्र हैं रजनी और एक अखबार के संपादक। हम एक अखबार के दफ्तर में हैं। रजनी संपादक को सारी बातें बता चुकी है। आपस में चर्चाएं हो रही हैं, जिसे सुनकर संपादक कहता है, आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का ही रूप दे दिया। बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ चीज़ें बदलती भी तो नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। रजनी कहती है, आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा? तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इशू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रह सकता फिर कोई उससे। आप सोचिए जरा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसे का नहीं।
शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। वे संपादक हंसते हुए, बस 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 मैं समझ गया, आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा। तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इशू को, लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए। इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगी। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है। आपने जितनी चर्चा की है वो सब मैंने नोट कर लिया है। एक अच्छा सा राइटअप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। हाँ, एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं। राइटअप के साथ ही इसकी सूचना भी दे दीजिए, तो सब लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोगों से संपर्क कर पाए हैं, वह भी रात दिन भाग दौड़ करके। अधिक से अधिक लोगों के आने का आग्रह के साथ सूचना दे दीजिए। जी, रजनी की बात को सुनकर संपादक के साथ बैठे हुए अन्य लोग हंसने लगते हैं। ये हुई न कुछ बात। आइए अब हम चलते हैं रजनी द्वारा आमंत्रित बैठक में। यह रजनी नाटक का 6वां दृश्य है बच्चों। इसमें प्रमुख पात्र हैं रजनी और शेष मीटिंग में आए हुए लोग। रजनी मीटिंग स्थल पर आती है, बैनर लगा हुआ है, तालियों की गड़गड़ाहट से लोग उसका स्वागत करते हैं। रजनी माइक पर आकर संबोधित करती है, बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कुछ अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुने। यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी है। माताएं इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें, और पिता जैसे वे घर के और किसी काम में जरा भी मदद नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। तब कमजोर बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी हो जाती है। बहुत अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन न करें तो उनका गुजारा ही न हो। कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। हाल में बैठा हुआ रजनी का पति फुसफुसाता है, अब एक और आंदोलन का मसला मिल गया। आगे रजनी फिर बोलना प्रारंभ करती है, इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए ही बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाए कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही यह भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। सारा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता है। अब हम लोग चलते हैं रजनी के फ्लैट में। बच्चों, यह रजनी नाटक का अंतिम दृश्य है। हम लोग रजनी के फ्लैट में हैं। सवेरे का समय है। उसके पति अखबार पढ़ रहे हैं। पहला पृष्ठ
पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है। वह एकदम चौंक जाते हैं और जोर से बोलकर रजनी को बताते हैं कि बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। भीतर से रजनी दौड़ते हुए आती है। अखबार छीनकर जल्दी पढ़कर आत्मसंतोष, प्रसन्नता एवं गर्व का अनुभव करती है। वह कहती है, चलो अच्छा हुआ, मैं तो कहती हूँ कि डटकर मुकाबला किया जाए तो व्यक्ति को सफलता मिलेगी ही, अन्याय की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। उसका पति गर्व के साथ उसे शाबाशी देते हुए आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता है। इसी बीच मिठाई लेकर लीला, अमित और अमित के पिता आ जाते हैं। रजनी समाज में हो रहे शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए आवाज़ उठाती है। लोग अन्याय, अत्याचार और धांधलियाँ देख करके भी चुप रहते हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाते। जो आवाज़ नहीं उठाते वे भी अत्याचारी हैं, अन्यायी हैं। इस पटकथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छा नागरिक होने के नाते हमारा भी यह कर्तव्य है कि हमें समाज में हो रहे अन्याय, अत्याचार एवं धांधलियों का पुरजोर विरोध करना चाहिए। हमें रजनी की तरह निडर होकर इसका मुकाबला करना चाहिए, संगठित होकर विरोध करना चाहिए। यही इस पटकथा का प्रतिपाद्य है, संदेश है।